हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल की। जो बचा हुआ उसका पोर्शन है वो हम इस क्लास में कवर कर लेंगे और आज सेल की फाइनल क्लास कंप्लीट हो जाएगी। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी सेल के ओवरव्यू के बारे में, उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल थ्योरी किसने दी थी, और अपन ने बात की थी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने मोटा मोटी पढ़ लिया था कि उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। आज की क्लास में हम सेल के जो स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रीफली पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को ब्रीफली पढ़ेंगे और उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, जो कुछ भी है अपन उसको इस क्लास में अपन डीपली पढ़ते हैं। तो आज के क्लास की शुरुआत होती है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, दोनों का एक ही फंक्शन होता है। प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का जो आउटर लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले अपन देखते हैं इट फॉर्म्स आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? वो किससे मिलके बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलके बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? देखो, अलाउ सब्सटेंस टू एंटर और लीव द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही काम होता है कि उसके सेल के अंदर क्या एंटर करेगा और क्या एग्जिट करेगा। ये किसका काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर अपन ने देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनी हुई होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनी हुई होती है? लिपिड से। लिपिड की एक बाई लेयर होती है, मतलब लिपिड की तीन फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लिपिड के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? फोस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल और थर्ड वन होता है ग्लाइकोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड होता है वो टोटल 100 आउट ऑफ 75% प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में 75% किसका वर्क होता है? फोस्फोलिपिड का। देन बात करें अपन कोलेस्ट्रॉल, तो ये 20% प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। देन अपन बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड, तो ये टोटल 5% प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनी हुई होती है? लिपिड से मिलके बनी हुई होती है। एक लिपिड बाई लेयर होती है, इसके अंदर 3 लिपिड की फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होती है ग्लाइकोलिपिड्स, नहीं फोस्फोलिपिड, देन अपन बात करें कोलेस्ट्रॉल, देन अपन बात करें ग्लाइकोलिपिड। और फोस्फोलिपिड कितना प्रेजेंट होता है? 75% प्रेजेंट होता है। देन अपन बात करें कोलेस्ट्रॉल, तो वो टोटल 20% प्रेजेंट होता है। देन अपन बात करें ग्लाइकोलिपिड, तो टोटल 5% प्रेजेंट होता है। अब अपन आगे देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पहला फंक्शन क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? आउटर लेयर फॉर्म करती है, तो आउटर लेयर का क्या काम होगा? उसके अंदर जो कुछ भी है उसको प्रोटेक्ट करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही तो काम होगा कि मतलब उसके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी मटेरियल है, जो कुछ भी ऑर्गेनेलीज है, उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये प्रोटेक्शन देती है किसको? जो ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इन सबको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन अपन बात करते हैं ये एक सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी होती है। सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी हमसे हम क्या समझते हैं कि ये कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही एंट्री देगी और सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही एग्जिट देगी। जैसे कि सेल की ग्रोथ के लिए किस किस की नेसेसरी होती है? सेल की ग्रोथ के लिए क्या चीज नेसेसरी होती है? ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। मतलब जो चीजें ऑक्सीजन सेल की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ये सिर्फ उन्हीं को एंटर करती है। और जो चीजें नहीं होती, जैसे कि सेल को क्या नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, तो वो उसी को ही बाहर जाने देगी। तो ये कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देगी, सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही बाहर जाने देगी। तो इसका क्या काम है? ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है। देन अपन बात करें ट्रांसपोर्टेशन। अपन ने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ये किसका ट्रांसपोर्ट करती है?
ये सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करती है। जैसे ऑक्सीजन का एंट्री देगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। अपन आगे देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के भी दो मेथड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव, वो अपन आगे देखते हैं वीडियो में। देन अपन लास्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये एक सेल को पूरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मतलब ये सबसे पहले तो ये आउटर लेयर फॉर्म करती है, तो आउटर लेयर फॉर्म करती है तो उसका क्या काम हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, किसको, सेल को। अब अपन आगे बात करते हैं कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो दो मेथड से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। इन दोनों में इजी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है इसके अंदर, अपन देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है वो दो मेथड से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर किसका यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है, किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का अपन मतलब समझे तो क्या होता है कि एक जो सब्सटेंस मान लो, कुछ भी मान लो, वो कैसे मूव कर, इसके अंदर किसका यूज होगा, एनर्जी का यूज होगा, किसके अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। देन अपन देखते हैं जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो फर्दर टू टाइप्स में है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर क्या है, एनर्जी ऑब्टेन बाय एटीपी। इसके अंदर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी यूज हो रही है ना वो किसकी हो रही है, एटीपी की एनर्जी है ना वो यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसके अंदर, सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी एनर्जी यूज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन अपन आगे बात करते हैं कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है। जो प्राइमरी है वो तो एटीपी के थ्रू होता है, और जो सेकेंडरी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होता है। एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर था एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एटीपी, इसके अंदर है एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल एसजीसीटी, एसजीसीटी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये इस पे भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। एसजीसीटी की फुल फॉर्म याद रखना कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ये किसके अंदर आता है, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या था, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका एग्जाम्पल है एसजीसीटी, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। देन अपन बात करते हैं इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स क्या है। इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस बाय सेल, जो सेल है वो कुछ खा रहा है, सब्सटेंस खा रहा है, वो किसके अंदर आएगा, एंडोसाइटोसिस। दूसरी टर्म आती है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि एंडो में तो उसने कुछ खाया है, एक्सो में वो निकाल रहा है, तो क्या बोल रहा है, डिस्चार्ज ऑफ पार्टिकल्स बाय सेल्स, मतलब सेल ने जो पार्टिकल्स खाया था उसका जो वेस्ट बच गया उसको निकाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको समझ सकते हैं, एंडोसाइटोसिस में वो क्या खा रहा है, ऑक्सीजन खा रहा है, और निकाल क्या रहा है, एक्सोसाइटोसिस में वो क्या निकाल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए अपन उसे समझ सकते हैं। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जो सेल होते हैं स्पेशली डब्ल्यूबीसी एंड न्यूट्रोफिल्स, उनका क्या काम होता है, वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको तो एनगल्फ कर लेती है, मतलब खा जाती हैं, और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, किससे, इन्फेक्शन से। तो जो फैगोसाइटोसिस है वो भी एक एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है। एंडोसाइटोसिस में अपन ने क्या देखा था कि इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस बाय सेल, सेल कोई सब्सटेंस है उसको खा जाती है। तो फैगोसाइटोसिस में भी यही होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं ना उनको वो खा जाती है। स्पेशली जो डब्ल्यूबीसी होती है और न्यूट्रोफिल्स होती है वो होती है फैगोसाइटोसिस इन नेचर में। देखा इसके अंदर अपन ने पढ़ा, फैगोसाइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस इन विच सेल इनगल्फ लार्ज सॉलिड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। जो डब्ल्यूबीसी होती है या फिर जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती हैं, और वो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम इन्फेक्शंस। देन अपन आगे बात करते हैं, ये अपन ने बात की थी किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब अपन आगे देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी का यूज होता है, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर अपने को कोई एनर्जी नहीं चाहिए, फॉर सब्सटेंस मूव बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनर्जी यूज। इसके अंदर जो सब्सटेंस है ना वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे ना,
तो उनको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। विदाउट एनर्जी यूज के थ्रू वो एंटर और एग्जिट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर निकल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल से अपन देखते हैं, इसके 3 एग्जाम्पल है। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड लास्ट वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में क्या मतलब इसको अपन समझते हैं कि अपन ने एक कमरे में अगरबत्ती जलाई है, मान लो कमरे में एक अगरबत्ती जलाई है, तो अपन ने वो जलाई तो एक स्पेसिफिक एरिया में ही है वो, लेकिन उसकी खुशबू तो पूरे रूम में फैल गई ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है? सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय लिपिड बाय लेयर। इसके अंदर जो मूवमेंट होता है ना वो बिल्कुल फ्री होता है, उसको अपन ऐसे ले जा के अपन नहीं करते, एक जगह लगाइए तो पूरे जगह फैल जाएगी उसकी खुशबू। देन अपन बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जो चार्ज आयन होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, इसके लिए उनको ना प्रोटीन की लेयर चाहिए होती है, प्रोटीन की लेयर चाहिए होती है कि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो चार्ज आयंस होते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, इसके लिए अपन को प्रोटीन की लेयर की जरूरत होती है। वो है ना उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। किसके ट्रांसपोर्टेशन में? जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ना, इसके अंदर वो उसको हेल्प करती है। वो मतलब पहली बात तो वो लार्ज पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल है तो वो डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसको एक मीडियम की जरूरत होती है। वो मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो हो जाती है। देन अपन लास्टली बात करें ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस क्या होता है? ओनली इसके अंदर देखते हैं अपन, ओनली वाटर कैन डिफ्यूज अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लाइक सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो इसके अंदर ना सिर्फ पानी होता है जो ट्रांसपोर्ट कर पाता है किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर निकल सकता है, बिकॉज पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है। तो अगर बाहर पानी ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर चल जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू जो पानी है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है। यही अपन ने इसमें देखा था, क्योंकि वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू जो पानी है वो एक्सचेंज हो पाता है। वीडियो में अपन अब आगे बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले अपन ने बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर अपन अब बात करें कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसके दो ही स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, दूसरा उसका साइटोप्लाज्म होता है। मतलब सेल के स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 ही चीजें आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। बाकी का सब कुछ जो कुछ भी बच गया उस किसके अंदर आएगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। अपन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, अब अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म होता क्या है? सबसे पहले देखते हो साइटोप्लाज्म क्या है। सेलुलर कंटेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी जो क्या है सेलुलर कंटेंट है, वो किसको उसको अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी फ्लूइड है या फिर जितना भी सेलुलर कंटेंट है, मतलब उसके अंदर कुछ भी आ जाएगा, जैसे उसके अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाएगा, आईसीएफ आ जाएगा, या फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा? ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे। ऑर्गेनेलीज में क्या? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? साइटोप्लाज्म के सेलुलर कंटेंट में आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं कि साइटोप्लाज्म को मेनली अपन ने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले अपन साइटोसोल, जिसको अपन इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, और सेकंड अपन ने डिवाइड कर दिया ऑर्गेनेलीज। अब देखते हैं कि साइटोसोल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। साइटोसोल्स क्या होता है? एक फ्लूइड पोर्शन होता है। जो साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन होता है ना, साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड पोर्शन होता है वो टोटल कितना होता है? 55% होता है। 100 आउट ऑफ 55% जो जितना भी सेलुलर कंटेंट होता है ना, उस क्या होता है? फ्लूइड पोर्शन होता है, और वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे अपन देखिए, जो 55% है, इसके अंदर से जो 90% है वो क्या है? पानी, H2O। और जो बच गया ना वो क्या है? जिसके अंदर क्या आ जाएगा? आयंस आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, अमाइनो एसिड आ जाएगा और फैटी एसिड आ जाएगा। मतलब जो कुछ बच गया ना, 90% तो पानी हो ही गया, जो 10% बच गया ना उसके अंदर क्या आ जाएगा? आयंस आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, अमाइनो एसिड्स आ जाएगा, फैटी एसिड्स आ जाएगा। वो सब कुछ बच गया, वो किसके अंदर आ जाएगा? किसके अंदर? साइटोसोल के अंदर। ठीक है। अब अपन आगे बात करें कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया,
ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जैसे ग्लूकोज को फॉर्मेशन की रिएक्शन, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की रिएक्शन, वो किसके अंदर होती है? साइटोप्लाज्म के साइटोसोल वाले पार्ट के अंदर होती है। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के साइटोसोल पोर्शन क्लियर हो गया आई थिंक सो। अब आगे अपन बात करते हैं ऑर्गेनेलीज के। ऑर्गेनेलीज क्या होती है? सबसे पहले ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी स्पेसिफिक शेप होती है, जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड शेप होती है, जिनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। मतलब देखते हैं इसके अंदर फर्दर कितने टाइप से, देखते हैं अपन। फर्दर 7 टाइप है, सबको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, आपको सच में समझ आ जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले क्या था, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम जो न्यूक्लियस के और उसके बीच में सेंट्रियोल्स के बीच में जो जगह प्रेजेंट होती है ना साइटोप्लाज्म में, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए सेंट्रोसोम्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, किसके? न्यूक्लियस के पास में ये प्रेजेंट होता है। आगे अपन देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है? प्रोटीन का जहां फॉर्मेशन होता है ना, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो कहाँ होती है? राइबोसोम के ऊपर होती है। राइबोसोम कहाँ होता है, पाया जाता है? अगर अपन देखें तो राइबोसोम जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वहां पाया जाता है क्या? राइबोसोम्स। आगे देखते हैं अपन लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इनके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है जो किसका ब्रेक डाउन कर देता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर देता है। लाइसोसोम को अपन सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो किसका ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का। आगे अपन बात करें ईआर। ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है किसके बीच में? न्यूक्लियर एंड सेल मेम्ब्रेन। जो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क होता है, किसके और किसके बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंड रफ। इन दोनों में डिफरेंशिएशन का एक ही पॉइंट है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जिनका क्या फंक्शन होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इनका क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? जो प्रोटीन होता है ना, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, आगे अपन बात करें कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो प्रोटीन होता है उसकी पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी बॉडी के अंदर होती है उसकी पैकेजिंग। ठीक है, लास्ट में देखते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज इसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है एंड एटीपी का स्टोर भी होता है, किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लास्ट में अपन बात करें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपना जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो डीएनए, वो प्रेजेंट होता है। अगर अपन बात करें कि ह्यूमन जीनोम में कितने जीन्स पाए जाते हैं, जो ह्यूमन जीनोम होता है उसके अंदर कितने जीन्स पाए जाते हैं? तो अप्रोक्स 30,000 जीन्स पाए जाते हैं अपने ह्यूमन डीएनए के अंदर। ठीक है, जो डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट को अपन क्या बोलते हैं? जीन्स। और ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने वो पाए जाते हैं? 30,000। ये यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो इसको हमेशा याद करना कि ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 30,000 जीन्स। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं। यहाँ तक अपन ने देखा कि सेल का स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, उसके अंदर जो जो प्रेजेंट होता है सब कुछ, सबके बारे में ब्रीफली पढ़ लिया। अब अपन आगे दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूक्लिक एसिड। सेल के अंदर जो अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड। वो मतलब जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो अब अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अपन सबसे पहले ये देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड होता है एक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? वो एक लार्ज बायोमोलिक्यूल्स होता है जिसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक, जीनोमिक और जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो कैरी करता है अपने साथ में। फॉर एग्जाम्पल डीएनए। डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमेशा कैरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका मेजर फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीनोमिक इंफॉर्मेशन। जो न्यूक्लिक एसिड है इसका मेजर फंक्शन है स्टोरेज करना, किसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसको एक्सप्रेस करना अपने, मतलब जो न्यू वंस होते हैं, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, उसके अंदर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, मतलब एक्सप्रेशन करना, किसको? जीनोमिक इंफॉर्मेशन को।
देन अपन देखते हैं न्यूक्लिक एसिड है ना, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड कैसे पड़ा, कैसे पड़ा ये बता रखा है इस पॉइंट के अंदर। न्यूक्लिक एसिड पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको कहाँ देखा गया था, जो सेल का न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है ना वहां पे इसको देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड। इसके देन अपन देखते हैं हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय शुगर्स एंड फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। जो न्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर मेनली 3 चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे पहले शुगर प्रेजेंट होता है, देन फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, देन नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होता है। शुगर है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर, मतलब 5 फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन अपन बात करें क्या है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होती है। देन अपन बात करें नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन बेस के अंदर क्या आ जाता है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आ जाते हैं। प्यूरिन्स को स्पेशली अपन बोलते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। जो प्यूरिन्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो पिरिमिडिन्स होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसोल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये 2 टाइप का होता है, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको अपन आगे देखते हैं। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, कौन से साल में दिया था, और डीएनए के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो अपन इस स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देन देखते हैं उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, इन ईयर 1953 के अंदर दिया था डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 हेलिकल से मिलके बना हुआ होता है। ये स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है। देन अपन आगे बात करें, कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट कंटेन न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है इसके ये एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड है जिसके अंदर जो क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, उनका हायर मॉलिक्यूलर वेट प्रेजेंट होता है। देन अपन बात करें ये किससे मिलके बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये अपन ने पहले भी बात की थी कि ये 3 चीजों से मिलके बना हुआ होता है, शुगर्स, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेसिस। तो किससे मिलके बना हुआ होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होती है, एंड जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देन अपन बात करते हैं, अपन इतनी देर से नाइट्रोजन बेसिस के बारे में बोल रहे हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते कितने हैं और उन क्या क्या होते हैं, उनका क्या क्या नाम है अपन देखते हैं। तो वो 4 बेसिस होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर। 4 नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर, जिनमें से 2 तो प्यूरिन्स हैं एंड 2 पिरिमिडिन्स हैं। प्यूरिन्स है वो कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन प्रेजेंट होते हैं। जो पिरिमिडिन्स है उसमें क्या आता है, थायमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। देन अपन आगे बात करते हैं, साइटोसिन और थायमिन किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। और जो एडेनिन एंड गुआनिन है ये बोथ डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट होता है। बचा कौन सा, यूरेसिल। यूरेसिल हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा, कि जो यूरेसिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है कि कुछ बच्चे डीएनए पे टिक करके आ जाते हैं, तो ये गलत है। यूरेसिल हमेशा आरएनए में प्रेजेंट होता है। अगर अपन बात करें, जो ये अपन इतनी देर से बात कर रहे हैं, साइटोसिन, थियामिन, एडेनिन एंड गुआनिन, ये एक दूसरे के साथ कैसे फॉर्म्ड होते हैं, तो हमेशा ये यूनिवर्सल है। एडेनिन है वो हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ होता है। डबल बॉन्ड ये पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके बने हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन हमेशा किससे, थायमिन से जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के थ्रू। फिर अपन बात करते हैं जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन से वो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे अपन ने बात की डीएनए के बारे में। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों डीएनए चाहिए अपने को, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले क्या है, ये एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट है किसका, लाइफ का। जो लाइफ होती है उसका जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है वो कौन होता है, डीएनए।
ये हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता रहता है, और रिप्रोडक्शन के थ्रू ये होता है, मतलब डीएनए है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में थ्रू रिप्रोडक्शन ही जाता है, और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता रहता है। देन अपन बात करें प्रोटीन की सिंथेसिस में डीएनए हेल्पफुल होता है। देन देखते हैं अपन, डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट होता है, देन आरएनए है वो किस में हेल्प करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि आरएनए के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स किसके काम में आते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आगे बात करते हैं, एक डीएनए के सिंगल जीन के अंदर अगर म्यूटेशन आ जाता है तो वो तो उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो मैलिग्नेंट नेचर के हो जाते हैं, मतलब मैलिग्नेंट होता है जो अनक्यूरेबल होता है, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है किसकी, सेल्स की, किसकी वजह से, एक डीएनए में म्यूटेशन आने के थ्रू। और ये म्यूटेशन किसी भी रीजन से आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ये मतलब खून की खराबी की वजह से भी आ सकता है, एक्सरे मशीन की वजह से भी जीन में म्यूटेशन होता है, सनलाइट की वजह से भी जीन में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल्स है वो मेलिग्नेंसी की तरफ मूव ऑन हो जाती है। आगे बात करते हैं अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज के टाइम पे फॉरेंसिक जितने भी हैं उन सब में सबसे यूजफुल है। डीएनए फिंगरप्रिंट में क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक टेक्निक है जो किसके अंदर यूज करी जाती है, रिसर्च, किसी चीज को अपन को रिसर्च करनी है, मान लो आज से 1000 साल पहले क्या था उसके बारे में अपने को रिसर्च करनी है, तो अपन कार्बन डेटिंग करेंगे। कार्बन डेटिंग में भी अपन क्या डीएनए डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। देन पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन, मान लो कोई बच्चा है उसके पापा का नहीं पता, तो उसके पापा का पता करने के लिए अपन किसका टेस्ट करते हैं, पैटर्निटी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। मतलब लास्ट में कोई लीगल सिचुएशन, मतलब कोई सीरियस क्राइम है, कोई सीरियस क्राइम किया है किसी ने एंड अपने को विक्टिम नहीं मिल रहा, उस केस में जितने भी सस्पेक्टेबल जितने भी अपने को मिलेंगे ना, जिस जिस पे अपने को शक होगा उसके अपन क्या करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंट में अगर मैच आ गया तो मतलब क्रिमिनल अपने पकड़ा जाएगा, इसलिए किस में यूज करते हैं, लीगल सिचुएशंस में भी अपन किसका यूज करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज करते हैं। ये पढ़ा अपन ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। लास्ट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अ स्पॉट ऑफ सीमेन और ब्लड इज इनफ टू फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अपने को बहुत सारा ब्लड या अपने को और कुछ डीएनए का सिर्फ एक मतलब छोटा सा स्पॉट, मतलब एक धब्बा, ये है ना, ये पॉइंट है, शायद कैमरे में भी नहीं दिख रहा होगा, ये सिंगल स्पॉट काफी है किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। मतलब अगर ये स्पॉट मिल गया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू वो एडवांस्ड मशीन होती है वो एकदम पूरा निकाल सकती है कि ना इतने से स्पॉट से किसका डीएनए है क्या नहीं है, किसकी हेरिडिटी क्या है, सब कुछ सिर्फ एक स्पॉट से वो निकाल सकती है। वीडियो में अपन आगे बात करते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए की क्या फुल फॉर्म है और आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ आरएनए। देन आरएनए के अंदर क्या होता है, आरएनए कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के अंदर जितनी भी सिंथेसिस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, आरएनए करता है। और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रक्चर डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर, आरएनए के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड यूरेसिल। अपन ने पहले भी बताया था कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड यूरेसिल प्रेजेंट होता है इसके अंदर। डीएनए के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, इन द रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए, उसके अंदर साइटोसिन प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल। देन अपन बात करते हैं आरएनए के टाइप्स की। आरएनए फर्दर 3 टाइप्स का है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, ये ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, इट फॉर्म्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए ट्रांसमिट करता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, तब किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये टोटल 10 to 20% ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए के अंदर जो 10 से 20% होता है वो कौन कैरी करता है, मैसेंजर आरएनए कैरी करता है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर। राइबोसोम्स में अपन पढ़ा था कि वो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और तो ये क्या है, जो आरएनए है वो किसके अंदर, राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो किसके लिए हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है।
और ये 60 to 80% ऑफ आरएनए होता है, जो आरएनए का 60 to 80% प्रेजेंट होता है। आगे अपन बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का क्या काम होता है, वो कैरी करता है अमाइनो एसिड को कहाँ से, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स के लिए, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स तक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जो ट्रांसफर आरएनए है उसका क्या काम है, वो ट्रांसफर कर रहा है किसको, किसको ट्रांसफर कर रहा है, अमाइनो एसिड को, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से कहाँ तक, राइबोसोम्स तक, क्योंकि राइबोसोम्स में जाके उसका प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, उसके बाद में वो आगे मूव ऑन होता रहेगा। और ये टोटल 10 से 20% होता है किसका, आरएनए का। सो फ्रेंड्स, अपन इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के कौन कौन सी फेजेस होते हैं, इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सेल डिवीजन होता क्या है, सबसे पहले अगर अपन देखें सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स रिप्रोड्यूस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो सेल्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। वन पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। देखते हैं ये 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। माइटोसिस को अपन क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं माइटोसिस को। देन ये कहाँ होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। देन अपन देखते हैं न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 1। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है इसके अंदर, एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। मियोसिस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो ओनली 1 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। इसके अंदर 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होती है, जो दोनों होती है वो हैप्लॉइड होती हैं, मतलब दोनों है वो हैप्लॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। देन बात करें अपन माइटोसिस है वो 2 फेजेस में होता है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज में क्या होता है, सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए ऑर्गेनेलीज एंड ग्रो। इसके अंदर जो सेल है ना, वो रेप्लिकेट मतलब रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है। रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब एक डीएनए है वो रेप्लिकेट करके अपनी दूसरी कॉपी बना रहा है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो जो सेल है वो रेप्लिकेट करके क्या बना रही है, डीएनए है, जो ऑर्गेनेलीज है, और उन सबको क्या कर रही है, ग्रो करवा रही है। ये फर्दर 3 फेज में होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट सारा जो रेप्लिकेशन है वो किस किस फेज के अंदर होता है, G1 फेज के अंदर होता है। सेकंड अपन बात करें एस फेज। एस फेज के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, जिसने इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, शुरुआत होती है इसके अंदर डीएनए के रेप्लिकेशन की। इसके अंदर ऑलमोस्ट डन हो जाता है, इसके अंदर शुरुआत होती है, और इसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। एंजाइम्स और प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं। लास्टली अपन बात करते हैं माइटोटिक फेज के अंदर। माइटोटिक फेज है ये फर्दर 4 फेजेस में होता है। सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो नॉर्मली दिखाई दे रहे हैं। जो मेटाफेज में क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो क्रोमेटिड को बाइंड करना शुरू, क्रोमोसोम्स को बाइंड करना शुरू कर देते हैं, और ये इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे लाइन करते हैं, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। एट लास्ट अपन एनाफेज में बात करते हैं। इसके अंदर अपने को मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर शो होने लग जाएगा कि एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होने वाला है। इसको डॉटर न्यूक्लियाई, जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिड्स में फॉर्म होने लग जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स टूट के क्रोमेटिड में बन जाता है। लास्टली टीलोफेज में बात करें कि तो 2 आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो जाती हैं, क्रोमेटिन, और उसका नाम क्या होगा, क्रोमेटिन। सबसे पहले क्रोमोसोम्स आया, फिर क्रोमेटिड आया, एंड लास्टली क्या बन जाता है, क्रोमेटिन। लास्टली अपन बात करते हैं मियोसिस, मतलब अपने माइटोसिस अपन ने पढ़ लिया, अब लास्टली अपन बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस क्या होता है, अपन ने देखा था जो माइटोसिस है वो क्या था, सोमेटिक सेल डिवीजन था। जो इसके अंदर मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन है। इसके अंदर क्या होता है, इस मियोसिस के अंदर क्या था कि डॉटर सेल्स है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंट सेल। जैसे मान लो पेरेंट सेल के पास है, डिप्लॉइड है वो, तो जो उसकी जो डॉटर सेल्स बनेंगी ना वो हैप्लॉइड बनेंगी। इसके अंदर मियोसिस के अंदर ये होता है कि जो पेरेंट सेल है अगर वो डिप्लॉइड है तो उसकी जो डॉटर सेल्स है वो क्या बनेंगी, हैप्लॉइड बनेंगी। यही इस पॉइंट के अंदर बता रखा है कि मियोसिस के अंदर जो डॉटर सेल्स है ना वो कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल। लास्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं अपन, अकर्स ड्यूरिंग
ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट लाइक स्पर्म्स एंड एग्स, मतलब जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, गैमेट्स। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तभी इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये कब होता है, मियोसिस कब होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, तब मियोसिस अकर होता है। देन मियोसिस है वो दो फेजेस के अंदर होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, ये स्टार्ट होता है कब से, जब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, स्टार्ट्स विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर इसके अंदर 2n है, मतलब डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से शुरू होगा, मतलब ये 2n से शुरू होगा और ये खत्म किस पे होगा, हैप्लॉइड पे खत्म होगा जाके ये। लास्टली अपन बात करते हैं मियोसिस 2 के अंदर क्या होता है। ड्यूरिंग मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल्स डिवाइडेड इनटू फॉर्म 2 हैप्लॉइड सेल। इसके अंदर यहाँ पे जैसे 2 सेल्स बन गई, ये आगे जाके 4 सेल्स बना लेता है, किसके अंदर, मियोसिस 2 के अंदर। ये डॉटर सेल 1 हो गई, ये डॉटर सेल 2 हो गई, ये डॉटर सेल 3 हो गई, ये डॉटर सेल 4 हो गई। मियोसिस 1 के अंदर तो क्या है, ये 2 सेल्स, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाता है। एंड मियोसिस 2 के अंदर ये फर्दर डिवाइडेड होके 4 डॉटर सेल्स और प्रोड्यूस कर लेता है। सो आज की क्लास में अपन ने सेल यूनिट को खत्म कर दिया है। कल अपन एक इसका एमसीक्यू क्लास रख लेंगे कि मतलब प्रीवियस ईयर में कितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं जो पीआर यादव के 5th एडिशन में मिलेंगे मेरे को, मैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है वो मैं कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो हंसते रहिए, खेलते रहिए और क्लास से बने रहिए। स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।